लगभग 2500 ईसा पूर्व यूरेशिया की सरहद पर बसा एक छोटा मगर सुंदर साम्राज्य स्काउनहाइम, जिसके युवराज का नाम था मार्कस। एक योद्धा, कलाकार और इंसानियत का पुरजोर हिमायती मार्कस शत्रु सैनिकों को भी जीवन दान देने से पीछे नहीं रहता था, और उसकी यही अमन पसंद फितरत उसके पिता राजा हेक्टर को नागवार थी। हेक्टर को डर सताता रहता था कि एक दिन मार्कस की यही फितरत उनका साम्राज्य खत्म कर देगी। इसलिए उन्होंने एक फैसला लेने का निर्णय लिया। अपने सलाहकारों से चर्चा कर वे मार्कस को एक ऐसे युद्ध में भेजते हैं जहां से उसका लौटना नामुमकिन था। युद्ध के दिन महल के भीतर अजीब सी चुप्पी थी। मार्कस ने पिता से आशीर्वाद मांगा। पिताजी, युद्ध पर जाने से पहले मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। लेकिन राजा हेक्टर की आंखों में पहली बार कुछ छुपा हुआ, कुछ अनदेखा सा था, या यूं कहें कि कोई बहुत बड़ी साजिश। मार्कस युद्ध के लिए निकल गया और अगले 8 महीनों तक उसकी कोई खबर नहीं आती। प्रजा अपने ही चहेते युवराज को भूलने लगी थी। लेकिन फिर एक खबर पहुंचती है। हट जाओ। कि मार्कस जिंदा है, लेकिन बहुत बुरी हालत में है। राजा हेक्टर ने कहा, ठीक है, उसे ले आओ, इलाज का ढोंग भी कर लेंगे, पर हाँ, उसका मरना तय है, यही नियति है। मार्कस को मरणासन अवस्था में महल में लाया जाता है, और जब मार्कस की आंखें खुलती है तो वह खुद को एक विशाल दरवाजे के सामने खड़ा पाता है, जहां हजारों और लोग पंक्तिबद्ध खड़े थे। तभी वो देखता है कि वहां एक द्वारपाल सभी को जांच परख कर प्रवेश दे रहा था, और जो भाग रहा था वो उसे पकड़ पकड़ कर अंदर धकेल रहा था। मार्कस समझ चुका था कि ये वो जगह नहीं हो सकती जहां मैं जिंदा हुआ करता था। तभी मार्कस को जांच के लिए बुलाया जाता है। तुम्हारा नाम तो हमारी सूची में नहीं है। यही तो मुझे खटक रहा था कि भला मैं नरक के इस द्वार पर क्यों खड़ा हूं। शायद मेरा नाम उस अद्वितीय रोशन दरवाजे की सूची में हो। नहीं, तुम्हारा नाम वहां भी नहीं है। इससे पहले कि मार्कस इस जवाब से स्तब्ध होता, एक आकाशवाणी उसके कानों में गूंजती है। मार्कस, तुम्हारा नाम यहाँ किसी सूची में नहीं है और तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा, मगर वहां तुम इंसान नहीं बल्कि एक अर्ध मानव जीवन जियोगे। और तभी वे दोनों दरवाजे बंद हो जाते हैं। खोलो। मार्कस चीखता रह जाता है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। इधर स्काउनहाइम के महल में सबकी निगाहें इसी सवाल पर टिकी थी कि क्या मार्कस को होश आएगा भी या नहीं। लेकिन तभी अर्ध बेहोशी में मार्कस की अधखुली निगाहें अचानक एक भयावह मगर धुंधला दृश्य देखती है। निस्तेज सा पड़ा मार्कस देख तो रहा था, पर समझ नहीं पा रहा था कि महल में आई भीड़ अचानक इधर उधर क्यों भागने लगी। उसका शरीर महसूस कर रहा था कि कुछ सैनिक उसे जंजीरों में जकड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। भारी बारिश में कड़कड़ाती बिजली की आवाज़ें और महल से बाहर निकलते लोगों की चीखों पुकार ने बाहर खड़े सैकड़ों लोगों में दहशत फैला दी। इसी समय सेनापति राजा हेक्टर से मार्कस पर हमले की इजाजत चाहते हुए, महामहिम, कृपया आदेश दीजिए। थुपी, क्या करना है? वक्त निकल गया सेनापति, अब बस अपनी जान बचाओ। मार्कस बदल रहा था। उसका इंसानी शरीर अब किसी दानवीय शरीर में तब्दील हो रहा था। उसकी हड्डियां टूट रही थी तो कहीं जुड़ रही थी। उसकी चीखें
दिल दहलाने वाली बिजली की कड़कड़ाहट में घुलती चली जा रही थी। और तभी उसके पिता राजा हेक्टर को दिल का दौरा पड़ता है। सैनिक तुरंत उन्हें उनके शयन कक्ष में ले जाते हैं, जबकि यहाँ अपनी असहनीय पीड़ा के कारण मार्कस फिर से बेहोश हो जाता है। और फिर कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे अपना दर्द कहीं महसूस नहीं हो रहा था। अंदर और बाहर सन्नाटा पसरा था। वो समझ गया था कि आकाशवाणी कोई सपना नहीं था, बल्कि एक खौफनाक हकीकत थी। वो अपने पिता से मिलने महल में आगे बढ़ता है। उसके कदमों की आहट से महल की दीवारें कांपने लगती हैं। अपने पिता के पास पहुंचकर मार्कस गहरे और कांपते स्वर में कहता है, पिताजी, पिताजी, मुझे देखिए, क्या बन गया हूं मैं। हेक्टर अपनी बची कुची सांसों को समेटते हुए, माफ करना बेटा, ये प्रेम में धोखा खाई एक साध्वी का श्राप है जिसके शिकार आज तुम हुए हो। पीढ़ियों पहले हमारे कुल के ही एक राजा के अहंकार के कारण उस साध्वी ने हमें श्राप दिया था कि हमारी हर पीढ़ी में से किसी न किसी को अर्धमानव की जिंदगी जीने के लिए तब तक मजबूर होना पड़ेगा जब तक कि उसके भीतर के छिपे इंसान को कोई पहचान कर उसे गले ना लगा ले। मार्कस हैरान था। क्या यही एक रास्ता है इस श्राप से मुक्ति का? या तो कोई तुम्हें प्यार से अपनाए या फिर तुम खुद अपनी जान ले लो। लेकिन कुल पर श्राप तो फिर भी बना रहेगा। मार्कस धीरे से अपने पिता से कहता है, पर मुझे कहा गया था कि ये रूप बस कुछ दिनों के लिए है। मायूस पिता अपने बेटे से, मार्कस, तुम जिस दुनिया से आए हो वहाँ का एक एक दिन हमारी दुनिया के सदियों के बराबर होता है। तुम्हें शायद हजारों साल इस रूप में जीना पड़ सकता है, बिल्कुल अकेले। प्रायश्चित भाव से हेक्टर मार्कस से स्वीकार करता है, मुझे माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें जानबूझकर उस युद्ध में भेजा था ताकि तुम मारे जाओ, क्योंकि तुम्हारी दयालुता इस राज्य के लिए खतरा बन सकती थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। कहते कहते राजा हेक्टर की सांसें थम जाती है। मार्कस चुप था। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वो खामोश था, मगर उसकी आंखों में अपने ईश्वर के लिए कई अनुत्तर सवाल थे। प्रायश्चित भाव से मांगी गई क्षमा असर करती है, और वो भी जब माफ करने वाला मार्कस जैसा कोई नेक दिल इंसान हो। आखिरकार एक पल को क्रोध की ज्वाला में जल रहे मार्कस ने अपने पिता को माफ कर दिया था, लेकिन साथ ही उसने प्रण भी लिया कि वो इस श्राप का अंत करके ही रहेगा, फिर चाहे उसे अनंत काल तक ही क्यों न जीना पड़े। मार्कस के इस प्रण ने उसके कुल में किसी और को इस भयानक पीड़ा को झेलने से बचा लिया था। काल चक्र का पहिया अपनी गति से घूम रहा था, और देखते ही देखते 10 सदियां बीत चुकी थी। उसके राज्य की सूरत और सीरत दोनों ही बदल चुकी थी, लेकिन इस दौरान उस महल के आसपास कई मीलों दूर तक इंसानी आहट सुनाई देना बंद हो चुकी थी। ऐसे में एक रोज तेज तूफानी रात में मार्कस अपनी भूख शांत करने के लिए शिकार पर निकला हुआ था। तूफानी रात का इरादा भी कुछ वैसा ही था जैसा उस रात का था जब मार्कस इंसान से राक्षस बना था, और इत्तेफाक था कि उस रात भी उसकी तकदीर ने करवट बदली थी और आज भी कुछ ऐसा होने वाला था। इस तूफानी रात में एक बग्घी इंसानी बस्ती की ओर बढ़ रही थी, लेकिन अचानक जंगल में कुछ हलचल होती है और डर के मारे बग्घी वाला अपने यात्री को बीच राह में ही उतार कर लौट जाता है। जल्दी उतरो, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। यात्री के लिए यह बात हैरान करने वाली थी कि उसने बिना मेहनताना लिए उसे बीच जंगल में क्यों उतार दिया। डरा हुआ मगर मजबूर, वो यात्री एक छोटे लैंप की मध्यम रोशनी की मदद से उस डरावनी और तूफानी रात में गांव की ओर बढ़ने लगा, इस बात से बिल्कुल अनजान कि कई भूखे हिंसक जानवर उसे अपना शिकार बनाने की फिराक में हैं। इन सब के बीच उस यात्री पर 2 तेज निगाहें और टिकी थी, और वो निगाहें मार्कस की थी। अचानक बिजली की एक जोरदार चमक से एक पल को पूरा जंगल जैसे रोशनी से नहा गया, और उसी पल मार्कस की नजरों ने उस साये को गौर से देखा। लंबे सफेद गाउन में लिपटा वो साया
एक युवा लड़की एंजेला का था, जो कुछ देर के लिए पेड़ के तने को पकड़कर सहमी और डरी अवस्था में खड़ी थी। बारिश की बूंदें उसके शरीर पर चाबुक की तरह पड़ रही थी। उसका भीगा हुआ गाउन भारी हो गया था और हवा उसके बालों को बार बार चेहरे पर ला रही थी, जिन्हें बार बार वो अपनी उंगलियों से हटाने की कोशिश कर रही थी। मार्कस उसे देखता रहा, बस देखता रहा। सवाल था कि क्या वो उसकी भीगी हुई काया में खो गया था? नहीं। क्या 1000 साल बाद उसका मानव हृदय फिर से जाग गया था? तो जवाब है हाँ। मार्कस एंजेला की समंदर सी गहरी आंखों में कहीं डूब गया था। वो आंखें जैसे मानो किसी मूर्तिकार की आखिरी और सबसे बेहतरीन कृति हो। उसकी आंखों में डर और सुंदरता का ऐसा संगम था कि जंगल की उस भयावह रात में भी एक सुकून घुलता जा रहा था। उस एक पल में मार्कस के लिए वक्त जैसे थम सा गया था। शिकार की प्यास बुझ गई थी, उसे नजर आ रही थी तो बस एंजेला की वो आंखें। जैसे तैसे एंजेला आखिरकार अपने घर पहुंचती है, जहां उसके पिता बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी सही सलामत है। जैसे जैसे तूफान गहराता जा रहा था, तुम्हें लेकर मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन शुक्र है कि तुम ठीक हो। एंजेला कुशल लेकिन हैरानी से, हाँ पिताजी, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बग्घी वाला मुझे बीच जंगल में छोड़कर क्यों भाग गया था। पिता गंभीरता से, उसे उस वहशी अर्धमानव की कहानी के बारे में पता था जिससे तुम आज तक अनजान हो, क्योंकि तुम अपनी नानी माँ के वहां ही पली बढ़ी हो। इस गांव, जंगल और मार्कस की दास्तां के बारे में भला तुम कैसे जान पाती? एंजेला उत्सुकता से, कौन मार्कस पिताजी, और क्या है उसकी दास्तान?